स्टार्ट करते हैं जिससे डिले नहीं होगा। 40 मिनट का सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so I'm sharing the screen. Okay, let me know once you're able to see. So आज मैं पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा रिसोर्स डेटाबेस के बारे में। ठीक है। so लास्ट टाइम में हमने पता किया था कि कौन कौन से डेटाबेस हैं जो हमारे MS SQL में होते हैं। However, एक डेटाबेस था जिसको हम नहीं देख सकते। जनरली हम सारे डेटाबेस देख सकते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस, लेकिन एक डेटाबेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो डेटाबेस था रिसोर्स डेटाबेस। ठीक है। तो उसकी या तो एक क्वेरी यूज कर सकते हैं हम रिसोर्स डेटाबेस की। तो हमारा जो रिसोर्स डेटाबेस होता है उसका डेटाबेस आईडी होता है 32767। ये फिक्स्ड है। अब हमें देखना है कि रिसोर्स डीबी हमारा कहाँ पे है, क्या लोकेशंस हैं। तो आप देखोगे कि ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिसोर्स डेटाबेस की लोकेशंस हमेशा ये होती है। जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम फाइल्स के साथ में, वो बिन डायरेक्टरी में आपका मिल जाएगा आपको। तो ये आप, मैंने जो क्वेरी दी है वो आप नोट कर लो और मैं आपको पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिन डायरेक्टरी में यहाँ पे कुछ आपको डेटाबेस की फाइल दिखेंगी, कंसिडरिंग दैट इज द रिसोर्स डेटाबेस फाइल। ठीक है। तो रिसोर्स डेटाबेस इस पांचवा डेटाबेस होता है जो आपके किस काम में आता है, सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती हैं उसको मेंटेन करता है, अपग्रेड ये सब। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो दोनों साइन आ रहे हैं, MDF का और LDF का। ये आपका साइन है डेटा फाइल का। यहाँ पे देखो डेटा छपा है और यहाँ पे कुछ फाइल सी छपी है जो स्क्रैप्ड हो जाती है। तो इस तरह से फाइल के सिंबल हमें समझ में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया रिसोर्स डेटाबेस की बात। ठीक है। सो इसमें क्या फंक्शन होता है, रिसोर्स डेटाबेस हैज ऑल द सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर, TMBs, table structure. It is hidden from the users. When new service pack is released or new SQL Server version is released, resource database is overwritten with new database. So जब भी हम नया अपडेट और अपग्रेड करते हैं उसके बाद ही ये सारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो अब आप देखो वर्जन ऑफ द रिसोर्स डेटाबेस। तो अगर हमें वर्जन देखना है तो एक सर्वर प्रॉपर्टी करके एक DMBs होती है, उसके थ्रू हम वर्जन देख सकते हैं। तो अभी कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन है रिसोर्स डेटाबेस का, 15.0.0.2095। अब हमें इसका रिलीज टाइम देखना है तो वो भी हम देख पाएंगे कि भैया कब हमने इसको लेटेस्ट अपडेट किया था। तो रिसोर्स डेटाबेस लास्ट कब अपडेट हुआ था, जब हमने इसको इंस्टॉल किया था। ठीक है। तो ये इसका लास्ट अपडेट है जो हमने जब इसको यूज किया था। तो ये एक छोटा सा स्लाइड था रिसोर्स डेटाबेस से रिलेटेड। सो आई कैन गिव यू इन द चैट। ठीक है। ओके, 1 मिनट। आई थिंक नो बडी इज एक्नॉलेज, तो मुझे नहीं लगता कि लोग आएंगे। ये आपका रिसोर्स डेटाबेस है, इसको थोड़ा सा अपने पास रख लो। कई कोई पूछता है कि भाई रिसोर्स डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमने मिस कर दी थी। जो हमारा सिस्टम डेटाबेस होता है 5वें नंबर का, यूजर से हिडन होता है और वो हम क्वेरी के थ्रू देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई। तो ये क्वेरी आप कोई भी डेटाबेस देख सकते हो। अगर आप इसको इस वाली क्वेरी को चलाओगे वैसे भी, तो यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस डिटेल। सो हियर इफ आई कैन रन दिस क्वेरी, सिलेक्ट access from this database। ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, सिस्टम फाइल्स के अंदर। तो क्या होता है, ग्रुप आईडी होती है, फाइल आईडी होती है, साइज होता है, ग्रोथ होता है, स्टेटस होता है और डीबी आईडी होता है। तो आप देखो यहाँ पे एक आईडी है जो आपकी कुछ अलग ही नंबर है, देख रहे हो। ये आईडी किसकी है, रिसोर्स डेटाबेस की है। तो इसमें किसका फाइल का नाम होता है, फाइल का नाम होता है हमेशा ये। बट यहाँ पे देखोगे इस आईडी के अगेंस्ट में फाइल का नाम डेटा एंड लॉग है, प्रॉपर नाम नहीं है। तो आप बस इस आईडी से सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आईडी किसके लिए है, रिसोर्स डेटाबेस की। इसकी पाथ क्या है ये पड़ा है। ठीक है। तो ये एक क्वेरी होती है जिसके थ्रू आप अगर पता करना चाहें कि कौन कौन सी फाइल्स हैं और वो कहाँ पड़ी हैं और किस डेटाबेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको एक और चीज बताता हूँ इसी इसी क्रम में। अगर आप सिलेक्ट करते हो, एक क्वेरी होती है SP_help_db। ठीक है। ये क्वेरी आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है कि डेटाबेस की आईडी क्या है, कब क्रिएट हुए, उसका ऑनर कौन है।
ठीक है। तो ये वाला डेटाबेस तो यूजर क्रिएटेड है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो मास्टर डीबी है इसकी आईडी हमेशा एक होगी, मॉडल और टेम डीबी की 2 होगी, मॉडल और एमएस डीबी की 3 और 4 होंगी। तो ये आईडी ऑलमोस्ट हमेशा फिक्स रहती है। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर सकते हो याद कि मास्टर इज 1 आईडी, मॉडल इज 3, एमएसडीबी 4 और टेमडीबी 2। इसके अलावा जब भी आप नया डेटाबेस क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे आईडी इंक्रीमेंट बाई 1 होती जाएगी। जैसे हमने 5वां डेटाबेस क्रिएट किया तो ये 5 हो गई। रिसोर्स डेटाबेस की आईडी हमेशा 32767 होगी। तो आप लोग अपने यहाँ पे टेस्ट करके देखना, ये आईडी फिर से मैं पिंग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक पार्टिसिपेंट आया है, उसको भी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपना रिसोर्स डेटाबेस अपना खुद चेक कर सकते हो। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजेक्शनल लॉग, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपनी भाषा में एलडीएफ भी बोलते हैं। तो कोई भी डेटाबेस जब भी कोई ट्रांजेक्शन जनरेट करता है वो कौन सी फाइल में सेव होते हैं, एलडीएफ फाइल में सेव होते हैं। सो तो वो रिकॉर्ड जो डेटा मॉडिफिकेशन के टाइम पे जनरेट होते हैं, ठीक है, वो लॉग्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सबने सुना होगा एलएसएन नंबर क्या है, तो आप देखोगे एलएसएन नंबर ये चलता है। तो जो डेटा जब भी तैयार करते हैं, जब भी डेटा मॉडिफाइड होता है, तो हमेशा वो हर एक लॉग के लिए एक पर्टिकुलर यूनिक रिकॉर्ड तैयार करता है, और उसमें उस रिकॉर्ड को वो एक सिक्वेंसली आप लॉग सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करता है, जिसको आप एलएसएन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखो एलएसएन, जिसको बोलते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर। तो जब भी कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो डेटाबेस लेवल पे है, तो उसके अगेंस्ट में एक एलएसएन नंबर क्रिएट होगा, और उस एलएसएन के अगेंस्ट आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की डिटेल मिल जाएगी। तो कई बार हम जब डीप ड्राइव करते हैं तो हम स्पेसिफिक एलएसएन से पता कर लेते हैं कि इसमें क्या डेटा है। तो वो बहुत डीप है, बट अपने लिए ये अंडरस्टैंड करो, जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा, जब भी कोई नया डेटा जनरेट होगा, तो आपके पास हमेशा एक एलएसएन आईडी जनरेट होगी, और उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस की एक अपनी एलएसएन आईडी होती है। जैसे जैसे डेटा यूज होता जाएगा वैसे वैसे वो एलएसएन आईडी इंक्रीमेंट बाई 1 होती जाएगी, और वो रीसेट भी होगी जब डेटा कमिट हो जाएगा। तो सो ये क्या कहता है, ऑल्सो डिस्क्राइब द डेटा चेंज। तो ये क्या रखता है, मैंने अभी बताया, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन इफेक्टेड रो। तो एलएसएन में वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, क्या ऑपरेशन किया हमने और कितनी रो अफेक्टेड हुई। ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ द डेटा, द ट्रांजेक्शन दैट परफॉर्म द मॉडिफिकेशन। सो वो सारा इंफॉर्मेशन रखता है, पुराना वर्जन और नया वर्जन। सो एवरी डेटा पेज केप्ट ऑन एलएसएन of the last log reported with modified it। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही कोई नया ऑपरेशन करोगे, कोई भी डेटा चेंज करोगे, उसके बेसिस पे वो एक नया एलएसएन क्रिएट करेगा, और उसमें वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रखेगा। सो जब भी आप रिकवर करने जाओगे डेटाबेस को, तो हमेशा मोस्ट रीसेंट एलएसएन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेगा आपके रिकॉर्ड्स को, कि ऐसे सीक्वेंस कहाँ से बनाएगा। तो हमेशा जो सीक्वेंस होता है उसको हम एलएसएन से ही डिसाइड करते हैं। तो जब आप रिस्टोर करते हो तो आपके पास ये एलएसएन का नंबर, जितना हाईएस्ट नंबर होता है वो लास्ट मॉडिफाइड रिकॉर्ड होता है, जितना मिनिमम नंबर होता है एलएसएन, एलएसएन कह दो लास्ट सीक्वेंस नंबर, वो हमेशा लास्ट अपडेटेड के साथ होता है। तो मतलब मेरा ये हुआ कि आपने जैसे अभी कोई डेटा रिकॉर्ड चेंज किया, राइट, और वो फाइल एलएसएन में राइट हो गई, ठीक है। अब कोई दूसरा यूजर आया, उसने भी रिकॉर्ड किया कुछ, और वो भी एलएसएन में चेंज हो गया। तो जिसने पहले किया उसको पहला सीक्वेंस नंबर मिलेगा, जिसने बाद में किया उसको उससे ग्रेटर नंबर मिलेगा, ठीक है। ये इसका एलएसएन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब भी हम डेटा रिस्टोर करोगे तो हमेशा बैक टू न्यूअर टू ओल्डर जाएगा, इस तरह से इसका वो होता है सीक्वेंस। तो ये हमेशा नंबर ऑटो इंक्रीमेंट होता है, यूनिक होता है। एलएसएन नंबर कभी भी आपका डुअल नहीं होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी एसक्यूएल सर्वर रिकवरी करता है तो वो कंपेयर करता है एलएसएन को, कि भैया कौन सा एलएसएन लॉग फाइल में, कौन सा डेटा फाइल में, अगर वो मैच कर रहा है तो उसके बेसिस पे रिकवरी
आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हमेशा डेटाबेस सर्वर एलएसएन बेसिस पे ही ये सारी चीजें डिसाइड करता है कि कौन सा पेज हो गया रिकवर, कौन सा नहीं हो गया। जो रिकवर नहीं हुआ है उसको रिकवर करता है। तो रिकवर प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे बैकअप रिस्टोर, तो उसमें हम बताएंगे कि एलएसएन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखो। अगर आपने यहाँ पे देखो डेटा में मेरे पास एलएसएन है 4845 और यहाँ पे एक एलएसएन ये है, इसमें इतने से लेके इतने पेज हैं। ठीक है, तो पेज की इस एलएसएन में कितने नंबर ऑफ पेज हैं, इस सीक्वेंस से लेके इस सीक्वेंस तक पेज इस एलएसएन में, इस सीक्वेंस से लेके इतने सारे पेजेस इसमें हैं। लाइकवाइज ये वाले एलएसएन में ये है और यहाँ पे एलएसएन अलग पड़ा है। सो इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझो, मेमोरी कैसे, जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था, उसमें क्या होता है मेमोरी कैसे में जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जो डर्टी पेजेस होते हैं, अनटिल अनलेस वो कमिट नहीं होते वो तब तक मेमोरी में रहते हैं। तो आप देखोगे कि वो पेजेस आपके हमेशा मेमोरी में रहेंगे। जैसे ही कमिट हो जाएगा तो कुछ डेटा यहाँ पे कमिट हो गया, और कुछ जब ज्यादा मात्रा में डेटा होता है तो कुछ डेटा क्या करता है MS SQL, वो इंजन क्या करता है, कुछ डेटा सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने के लिए कुछ डेटा यहाँ डाल देता है ट्रांजेक्शन लॉग में। फिर धीरे धीरे वो लॉग अहेड रेड हो जाते हैं और प्लस इसमें कमिट चालू करता है। वो इस तरह से काम होता है। तो आप यहां देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांजेक्शन T1 विथ अपडेट वन ऑफ द रो फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस। ठीक है, दिस ऑपरेशन जनरेट न्यू लॉग रिपोर्ट विच हैज बीन प्लेस्ड इनटू द लॉग बफर। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कहीं चेंजेस करोगे सबसे पहले वो लॉग बफर में जाएगा। या in addition in the modification in data page making it's a dirty page का मतलब something change in the pages, मतलब कुछ चेंज हुआ है उसमें। डर्टी का मतलब कुछ चेंज है। एक होता है क्लीन पेजेस, एक होता है डर्टी पेजेस। क्लीन पेजेस मतलब नो चेंज, जस्ट राइट समथिंग, रीड समथिंग फ्रॉम द डेटा फाइल्स। उसको रीड किया मतलब डेटा में कोई चेंज नहीं है, मतलब वो पेज क्लीन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो आप इवोक्यूएट कर सकते हैं। डर्टी पेजेस का मतलब वो पेजेस जिनमें हमने चेंज किया है। चेंज कैसे कर सकते हैं, तीन ही ऑपरेशन के थ्रू, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, राइट। अगर उसके थ्रू हमने चेंज किया है तो वो क्या करेगा, वो उसकी एक कॉपी अपने पास बफर पूल में रख देगा, लॉग बफर में रख देगा, और उसको वो फिर ट्रांजेक्शन में मूव कर देगा। ऐसे ही जब चेक पॉइंट चलेगा वो कॉपी आपकी बफर पूल में आएगी, फिर उसको चेक पॉइंट के बाद डेटा फाइल में राइट हो जाएगी। तो ये चार अलग अलग कंपोनेंट इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला समझते हैं। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन्स हैं, थोड़ा और डिटेल कर लेंगे, बट अभी के लिए समझो। At this time, page in the data file store the data uncommitted transaction T1. However, a log record in the transactions log have enough information undo the changes if needed. So, सिंपल था, ये समझो कि अगर हमारा डेटा कुछ इसमें पड़ा है और हमें इसको अंडू करना पड़ा, तो वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देगा, और वो रिकॉर्ड को अंडू का मतलब अंडू, जो काम किया है वो उसको अंडू कर देगा, फिर से हटा देगा वहां से, उसको रोल बैक कर देगा। इसमें एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा था, वो चीज कहाँ गई। रिज्यूम रिकॉर्ड। तो चेक पॉइंट इज समथिंग, जब आप डेटा आपके बफर पूल में पड़ा है और भर गया आपका बफर पूल, तो चेक पॉइंट क्या करता है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को कमिट करता है। कहाँ पे, डेटा, स्टोर डेटा, किस कौन से को, pages in the data file stored data from uncommitted transactions T1. However, log records in the transactions log have enough information to undo the changes if needed. When this case, SQL Server perform the compensation operation which execute the opposite actions of the original data and modification and generate the compensation log record. SQL Server perform the compensation update, generating the component log record
विथ, तो अपनी भाषा में ये समझो कि कुछ नहीं करता चेक पॉइंट, इसमें आपके रिकॉर्ड को डेटा पे फाइल पे राइट कर देता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो चेक पॉइंट का यूज क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो आपका डेटा, जब सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो मेमोरी रीसेट हो जाएगी और आपका डेटा डेटा फाइल में राइट हो गया तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा प्लस ड्यूरेबल हो जाएगा, वो वापस से हटेगा नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं एक बार भेज देता हूँ आपको, और जो डेटा मॉडिफिकेशंस का सिस्टम था वो हम, अगर अगर ये अभी हमने बेसिक बेसिक बताया आपको, लेकिन अभी आप लोग ना कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए मैंने इसको कम रखा है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं ये वाला, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हमने कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया और T1 ट्रांजेक्शन है, फिर हमने एक और ट्रांजेक्शन किया T2, फिर एक और ट्रांजेक्शन किया T3। तो हमने क्या किया, यहाँ से चला LSN स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जब अगर हमारा ट्रांजेक्शन किसी कारण से फेल हो गया तो वो क्या करेगा, ये पूरे ऑपरेशन को अंडू कर देगा और यहाँ पे चल गया आपका चेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया क्रैश, तो क्या हो गया, अनडन ऑपरेशंस को पूरा अंडू कर देगा पूरा। चेक पॉइंट चल गया है तो फिर क्या होगा, वो उस केस में जो आपका ऑपरेशन चेक पॉइंट में चल गया था वहां से डेटा वो अंडू कर देगा और आपके लॉग से मैच करेगा। अगर वो लॉग आपके लॉग हेड हैं तो वो उस केस में क्या करेगा, आपको लॉग अहेड के केस में वो डेटा को भर देगा, आई मीन उस ऑपरेशन को डेटा में डाल देगा, और लॉग बिहाइंड है तो उस केस में वो अनडू ऑपरेशन कर देगा। सो इसका एक एक स्लाइड थी एक्चुअली, मैं मिस कर रहा हूँ, वो एक एनालाइज और वो सब चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ ये रहा, ठीक है। रिकवरी प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फेसेस, ये बहुत अच्छी चीज मिल गई। सो ड्यूरिंग, सबसे पहले वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, रीडू करता है और अंडू करता है, 3 फेसेस होते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज वो क्या चेक करता है, आपका लास्ट चेक पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है, इन द लॉग फाइल which is the last time dirty pages was saved into the data file. SQL Server build the list of pages that were modified after the checkpoint as well as the list of the uncommitted transactions at the time of when the SQL Server stopped. So कौन कौन सी चीज को एनालाइज करता है, जो लास्ट चेक पॉइंट चला वहां के पेजेस को, प्लस जो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एटीएम मशीन्स का। तो ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, जब हम गए, हम पैसे के बारे में समझ लेते हैं तो इजी होगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में। हमने एटीएम में अपना एटीएम डाला मशीन्स में, ठीक है, मशीन में एटीएम डाला तो क्या हुआ, सडनली मशीन में कुछ पावर कट हो गया, बट आप एटीएम डाल चुके थे और आपने पिन भी डाल दिया था, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ कि एकदम से सर्विस इंटरप्टेड हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो किसी कारण से सर्विस इंटरप्टेड हो गई और फिर से स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, आपने पिन डाल दिया था, आप ट्रांजेक्शन्स के इन प्रोसेस थे, बट इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम हुई और ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाया और आपका कार्ड बाहर आ गया। तो अब अगर आपका ट्रांजेक्शन्स आधा रह गया है तो उस प्रोसेस को सबसे पहले जो MS SQL सर्वर है वो एनालाइज करेगा कि भैया जिस बंदे ने कार्ड डाला, पिन डाला, उसके बाद पैसे उसके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे होंगे तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कमिट मान लेगा, अगर नहीं पहुंचे होंगे तो उसको रोल बैक कर देगा, मतलब आपके पैसे नहीं कटेंगे। कई केसेस में आपने देखा होगा, ये लाइव सिस्टम्स होते हैं तो कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि पैसे भी कट गए और पैसे आए नहीं। तो ये सारी चीजें MS SQL या कोई भी डेटाबेस सिस्टम अपने लेवल पर चेक करता है, एनालाइज करता है कि कौन कौन सा डेटा कमिट हो गया और कौन कौन सा अनकमिटेड है। उसके बाद वो क्या करता है, जब उसने एनालाइज कर लिया, फाइनलाइज कर लिया कि भैया कौन सी चीज हो गई है कौन सी नहीं हो गई है, तो वो क्या करेगा, डूरिंग द रीडू फेज, रीडू माना है फिर से करना किसी काम को, रीडू,
SQL Server analyze the transaction log from the initial LSN of the oldest active transaction at the amount of the crash, at the moment of the crash, which is stopped in the data boost page, apply the changes to the data. Even though some of the changes could already be saved in the data file, SQL Server acquire a lock on the modified row similar to the regular workload. At the end of the redo phase, the database is then in the state it was at the time of SQL Server shutdown unexceptionally. क्या करेगा वो कि उसने देखा कि अगर जो चीज ट्रांजेक्शन्स अधूरे थे वो नहीं हो पाए, वो फिर से करेगा, उसको रीडू करेगा। और वो किस बेसिस पे एनालिसिस करेगा? एलएसएन के बेसिस पे। कौन सा ओल्डेस्ट एलएसएन था, उसमें देखा कि भैया ये एलएसएन में सारा डेटा मतलब कंप्लीट हुआ, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उस ट्रांजेक्शन को फिर से करेगा। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन को करेगा, चेक पॉइंट चलेगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और वो काम आपका फिर से हो जाएगा। तो सबसे पहला एनालिसिस हुआ। 3 प्रोसेस होती है रिकवरी की, एनालिसिस, रीडू और अनडू। फिर एनालिसिस के बाद उसने रीडू किया। रीडू का मतलब जो चीजें बीच में रह गई थी, आधी हाफ डन रह गई थी, उसको कंप्लीट किया और आपके डेटा फाइल में राइट कर दिया। फाइनली क्या होगा? During the undo operation, server roll back all the activities which is uncommitted transactions. फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले एनालिसिस हुआ। एनालिसिस में उसने एनालाइज किया कि कौन से ऐसे सर्वर्स ट्रांजेक्शंस थे जो कमिट हो गए। कमिट हो गए तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हमें समझ में आ गया कि भैया यहाँ से ये कोई ट्रांजेक्शन था और यहाँ पे आपका चेक पॉइंट चल गया। तो उसने देखा कि उसने ये ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया और पाया कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया था, तो उसने इसको फिर से करा, रीडू कर दिया। ठीक है। हाउएवर ये जो T1 तो पूरा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने T1 के टाइम पे चेक पॉइंट चला दिया था। उसने एनालाइज किया, T1 कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसने उसको चूंकि वो डेटा में राइट नहीं हुआ था तो उसने फिर से किया और वो कंप्लीट कर दिया। हाउएवर T2 और T3 कंप्लीट नहीं हो पाए थे, बीच में थे, चेक पॉइंट चला नहीं था। तो उसने क्या किया? T2 और T3 को अंडू कर दिया, वो ऑपरेशन वापस से उसने हटा दिए, क्योंकि वो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन थे। तो क्या समझ में आया? 3 फेसेस थे, जो कमिटेड ट्रांजेक्शन थे, जो सेव्ड हो गए थे, लास्ट डर्टी पेजेस थे, उसने उसको एनालाइज किया, और चेक पॉइंट आफ्टर मॉडिफिकेशन वी वर मॉडिफाइड चेक पॉइंट एज वेल एज द लिस्ट ऑफ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन एट द टाइम। तो जो ट्रांजेक्शन कमिटेड हो गए थे उसमें उसने क्या किया? उसको रीडू कर दिया। जो ट्रांजेक्शन अनकमिटेड थे उनको उसने अंडू कर दिया। तो बहुत सिंपल सा है। एनालाइज करता है, उसमें देखता है कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीट हो गए हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन जो नहीं कंप्लीट हुए हैं। जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं उनको उसने फिर से रीडू कर दिया, क्योंकि वो आपके डेटा फाइल पे नहीं लिखे गए थे, और जो ट्रांजेक्शन अनकंप्लीट थे उसको उसने रीडू कर दिया, अंडू कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप्स? तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो रिकवरी प्रोसेस यूजेस द single thread per database, the enterprise editions of MySQL Server, fast recovery, which makes the database available to user after the redo stage. So log is committed to the transactions log while the following scenario. So transactions log कब committed होते हैं? The log buffer is full. The fully durable transactions in the same database is committed. The commit records from such a transactions flushes the content of the log buffer to the disk. Checkpoints operations occurs and the store procedure is complete successfully. AC स्टोर प्रोसेस। सो कब कमिटेड होते हैं लॉक्स आपके? ट्रांजेक्शन लॉक कब खत्म होते हैं? पीयूष अभी बीच में आपको एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें आपके ट्रांजेक्शन लॉक कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो ये 5 यस सर। ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे उस केस में आपका अपने आप ही लॉग अपने आप कमिट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये 5 ऑपरेशन ध्यान रखना है कि लॉग बफर फुल हो जाता है तब हम करते हैं लॉग ट्रांजेक्शंस, क्योंकि वो अपने आप ही जो वो चल जाता है उसमें क्या बोलते हैं, एवोकेट होने लगते हैं, पेज बाहर मतलब हटाना लग जाता है अपना बफर मैनेजर, और वो फिर उसके बाद वो लॉग में लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, फुली ड्यूरेबल ट्रांजेक्शन होगा। फुली ड्यूरेबल का मतलब, फुली ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी एसिड की कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें ड्यूरेबल ट्रांजेक्शन मतलब वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है इन सम ऑफ द डेटाबेसेस, उस केस में लॉग फिर से हट जाते हैं वहां से। ठीक है, तीसरे केस कब होता है? जब आपने चेक पॉइंट चला दिया, मतलब वो डेटा लिख गया आपके उस पर डिस्क पे, तब हो जाता है। और स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, कोई ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उस केस में ये आपके
लॉग अपने आप रेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये एक हम उस दिन बात कर रहे थे ना VLF का या लॉग वर्चुअल लॉग फाइल्स का, तो ये इस तरह से सीक्वेंस में काम करती हैं। ऐसे वर्चुअल लॉग्स बनती जाती हैं। वन वर्चुअल लॉग्स एक्चुअली हैविंग अ मोर देन वन LSN। तो आप देखोगे कि एक वर्चुअल फाइल में बहुत सारे LSN होते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का अपना एक लॉग सीक्वेंस नंबर क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे चेक पॉइंट चलता जाता है, वैसे वैसे वो इनएक्टिव होते जाते हैं लॉग्स। इनएक्टिव लॉग्स ओके टू रिमूव, एक्टिव लॉग कैन नॉट बी रिमूव्ड, इनएक्टिव लॉग्स अनयूज्ड। सो इसका मतलब होता है कि इनएक्टिव लॉग, अभी ये खाली पड़ा है लॉग हमारा, यहाँ पे हमने चेक पॉइंट चल गया और यहाँ पे ये पहले से चल गया चेक पॉइंट, इसलिए ये इनएक्टिव हो गया। अब इसका कोई सेंस नहीं है, ये ऑलरेडी एक्टिव चेक पॉइंट के बाद आपके डेटा राइट हो गया। ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। अगर हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, यहाँ तक ट्रांजेक्शन हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लास्ट चेक पॉइंट हो गया, ये वाले चेक पॉइंट्स आपके अनएक्टिव हो गए ऑलरेडी। ये एक्टिव लॉग्स हैं, अभी ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो मिनिमम LSN और करंट LSN के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपका ये आपका एक्टिव VLF रहते हैं, एक्टिव लॉक्स रहते हैं। ये आपके इनएक्टिव लॉक्स हैं, आप कह दो खाली स्पेस बचा है उसमें। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एलोकेशन साइज की बेसिस पे नंबर ऑफ VLF कितनी क्रिएट होंगे। अगर आपने एलोकेशन साइज 64 MB कर रखा है तो 4 VLF क्रिएट होंगी, ये अच्छा काउंट है। और 100 मतलब 64 MB से 1 GB तक कर रखा है तो 8 VLF फाइल क्रिएट होंगी, और 1 GB से ऊपर है तो 16 VLF फाइल क्रिएट होंगी। ठीक है। तो VLF क्या फाइल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल लॉग फाइल। ठीक है। तो इसकी क्वेरी हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये है मिनिमम वर्चुअल लॉग फाइल विद DB2 लॉग इन्फो। तो कहाँ से देख सकते हैं? ये रहा। ये देखो, दिख रहा है आपको LSN नंबर? देख रहे हैं सारे LSN नंबर, क्रिएटेड LSN, पैरिटी, स्टेटस, फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट ऑफसेट, फाइल साइज, ये क्या साइज है, फील्ड, रिकवरी यूनिट। ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें हमने लिखा है फाइल साइज का मतलब कितने साइज की VLF है। ठीक है। ये फाइल साइज है। स्टार्ट ऑफसेट इज स्टार्टिंग ऑफसेट ऑफ द VLF फाइल। सो स्टार्ट ऑफसेट कहाँ पे है? ये क्रिएट SLN। ये आपको थोड़ा सा हैवी तो नहीं हो रहा? ठीक लग रहा है या थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो रहा है? नहीं तो फिर दूसरी तरीके से बात करें इस पे। सब प्रैक्टिकल होता तो और बेस्ट रहता। हाँ ठीक है। स्टेटस ऑफ VLF फाइल वैल्यू 0 and 2 इंडिकेट्स इनएक्टिव एंड एक्टिव VLS रिस्पेक्टिवली। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रिकवरी, ये क्या था, स्टेटस, स्टेटस 0 आ रहा है, ये इसका मतलब है इनएक्टिव है। 2 आ रहा है, वो उसका मतलब है एक्टिव है। तो 0 इज इनएक्टिव। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ना, ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। तो स्टेट हमें कैसे पता लग रही है? 0 और 2 से पता लग रही है। तो ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, कौन सी VLF आपके एक्टिव है, कौन से इनएक्टिव है, और कौन सा उसका LSN नंबर है। ये देखो। तो जब हम रिकवरी करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कई बार जरूरत पड़ती है, बट यू शुड नो कि VLF कहाँ पे होती है प्लेस, VLF के अंदर में कौन सी यूनिट होती है जो हम लॉक के केस में यूज करते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकल के केस में, अभी के केस में तो ये समझो कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारा डेटा कैसे राइट होता है उसके बारे में है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज देता हूँ बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो आज हमने ये पढ़ लिया कि हमारा क्या बोलते हैं, रिसोर्स डेटाबेस कहाँ होता है। ये ट्रांजेक्शन लॉग का ना, ये वाला मैं आपको दे देता हूँ। इट इज गुड डॉक्यूमेंट। मुझे लगता है कि हाथ के हाथ देते जाओ ना तो सही रहता है। ठीक है। ये आप लोग डाउनलोड कर लो।
होपफुली दिस विल बी थिक, ओके। एंड ये वाला रिसोर्स डॉक्यूमेंट भी दे देता हूँ आपको, जो हमने आज पढ़ा। तो रिसोर्स डॉक्यूमेंट में मैंने ये बात करा रिसर्च डेटाबेस में कि डेटाबेस कहाँ पे होगा और आपको कैसे दिखेगा, उसकी क्वेरी इसमें मैंने डाल दी आपकी, ठीक है। और आज के लिए शायद इतना ही ठीक है। और अब हम सीधा प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, सिक्योरिटी, डेटाबेस क्रिएशन। और मैंने एक फाइल बनाई है, उसके बेसिस पे हम डेली गो थ्रू कर लिया करेंगे। मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि वो आपको हम डेली बढ़ा दिया करेंगे, आई मीन उसको प्रैक्टिस के साथ में कर दिया करेंगे। अच्छा गाइस, किसी को ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना डाटाबेस को श्रिंक करने की, तो ये मैं एक वो दे रहा हूँ आपको, इसकी आप जॉब शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक जॉब शेड्यूल कर सकते हो, जिस जॉब के थ्रू क्या होगा, जो जितनी भी आपकी डेटाबेस के जो वो हैं, क्या कहते हैं, लॉग फाइल, वो ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल होगा केवल और केवल यूजर डेटाबेस के केस में है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आप केवल जॉब बना के रखो, जब तुम्हें जॉब लॉग फुल आ रहे हो तो उस केस में क्या करो, उसको उसी टाइम पे रन कर दो अगर प्रॉब्लम आए। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो तुम इसको रेगुलर शेड्यूल भी कर सकते हो नॉन बिजनेस आवर्स में, ठीक है। ठीक है गाइस, ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं एक्चुअली, बहुत बारीक चीजें हैं। अब मैं वही सोचता हूँ, कई बार बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाता आप लोगों के लिए। सर वो एक प्रैक्टिस बता देते हैं वो वाला।